हेलो एवरीवन, क्या आप सभी कभी ऐसे डिबेट में फंसे हो जिसमें सामने वाला हमेशा अपनी बात को लॉजिकली देखता है और क्या वो हर बार लॉजिकल दिखने वाली चीज सच होती है? तो चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही लॉजिक की फैंटास्टिक दुनिया में घुसने वाले हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि कोई भी आर्गुमेंट लॉजिकल होते हुए भी वो सच नहीं होता। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तेजस्वी बंसल। आज हम एक फिलॉसफी की दुनिया का ही नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट थिंकर्स की दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, दैट इज लॉजिक। लॉजिक जो हमें डिफरेंशिएट करता है कि क्या आर्ग्यूमेंट सही है, क्या आर्ग्यूमेंट गलत है, कौन सा आर्ग्यूमेंट वैलिड है, इनवैलिड है और कौन सी प्रपोजिशन या दिखने वाला सही दिखने वाला आर्ग्यूमेंट ट्रू है कि नहीं, फॉल्स है। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक लॉजिक क्यों इंपॉर्टेंट है। लॉजिक जो है वो एक इंटेलेक्चुअल टूल किट की तरह है जो हमें यह बताता है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट सही दिखते हुए भी वो सही नहीं है, यानी कि वैलिड रीजनिंग के बाद भी वो आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। ये हेल्प करता है हमें ये बताने में लॉजिक। और लॉजिक हमें ये हेल्प करता है कि हम किसी भी आर्ग्यूमेंट में फैलेसीज या फिर एरर से कैसे बच सकते हैं। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें लॉजिक दिया किसने। हमें लॉजिक दो इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स ने दिया है, दैट इज एरिस्टोटल एंड बूम। अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम एरिस्टोटल लॉजिक पढ़ने वाले हैं जिसने कैटेगोरिकल इंपोजिशंस पे काम किया, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे काम किया है। नेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे कम 5 से 10 क्वेश्चन लॉजिक पे आते हैं और पेपर 1 में भी लॉजिकल रीजनिंग आता है, उसमें भी हम एरिस्टोटल लॉजिक पढ़ते हैं। और वो बूम का लॉजिक है, वो है क्वांटिफिकेशन वाला लॉजिक जिसमें हम साइन लैंग्वेज पढ़ते हैं, लाइक हॉर्स शू, वेज, इक्वल्स टू, ये सब हम पढ़ते हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। बट दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू एरिस्टोटल लॉजिक का बेसिक के लिए। तो आप सबसे पहले समझते हैं बेसिक। देखो, सबसे पहले लॉजिक समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड अ प्रोपोजिशन। स्टेटमेंट क्या है? जो भी मैं बोल रही हूँ ये सब स्टेटमेंट है। या फिर मैंने बोला ऑल काउज आर ब्लैक, दिस इज अ स्टेटमेंट। लेकिन मैं ये बोल दूं ऑल काउज आर ब्लैक इज false statement, then it is a proposition। किसी भी सेंटेंस में उसकी ट्रूथ वैल्यू इंक्लूड कर दी जाए। ट्रूथ वैल्यू क्या होता है? या तो ट्रू है या फॉल्स है। तो किसी भी स्टेटमेंट में अगर मैंने उसकी ट्रूथ वैल्यू इंक्लूड कर दी तो वो क्या कहलाएगी? प्रपोजिशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रपोजिशन कहलाएगी। जैसे कि ऑल काउज आर नॉट ब्लैक, दिस इज ट्रू। तो यानी कि सारी जो काउ है वो ब्लैक नहीं है और ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो दिस इज कॉल्ड प्रपोजिशन, नॉट स्टेटमेंट। यानी कि किसी भी सेंटेंस के साथ अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाती है तो वो प्रपोजिशन बन जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, समझना पड़ेगा इसको। बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड प्रपोजिशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और हम बहुत बार गलती कर देते हैं, हमें लगता है एक ही तो है। नहीं, बहुत बड़ा रोल है। जिसके साथ ट्रूथ वैल्यू आ जाए वो प्रपोजिशन, जिसके साथ ट्रूथ वैल्यू ना आए वो स्टेटमेंट। अब हम समझते हैं प्रीमिसेस क्या होता है। देखो, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड दिस इज ट्रू। हम सबको पता है ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, तो ये क्या बन गई? प्रपोजिशन। राम इज अ ह्यूमन, एक ह्यूमन बीइंग है, उसका नाम राम है, तो ये भी ट्रू है। राम इज मॉर्टल, ये भी ट्रू है। यानी कि ये दोनों क्या है? प्रपोजिशन है। और किसी भी आर्ग्यूमेंट में कोई प्रपोजिशन आती है जिससे हम कोई आउटकम पे आते हैं, किसी रिजल्ट पे आते हैं, किसी कंक्लूजन पे आते हैं, तो उन प्रपोजिशन को उस आर्ग्यूमेंट में क्या नाम दिया जाता है? प्रीमिसेस। क्या नाम दिया जाता है? प्रीमिसेस। यानी कि किसी भी दो स्टेटमेंट से, दो प्रपोजिशन से मैं एक रिजल्ट पे आ गई हूं, एक कंक्लूजन पे आ गई हूं, तो वो क्या कहलाती है? प्रीमिसेस कहलाती है। कंक्लूजन, आउटकम। कंक्लूजन का मतलब तो सबको समझ आना है ना, आउटकम। तो ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, राम इज अ ह्यूमन, दिस इज प्रीमिसेस फर्स्ट, दिस इज प्रीमिसेस सेकंड। यानी कि इससे हम एक कंक्लूजन पे आए। क्या कंक्लूजन पे आए? कि राम इज मॉर्टल, तो ये क्या हो गया? हमारा कंक्लूजन हो गया। अब समझते हैं इन्फ्रेंस क्या होता है। इन्फ्रेंस होता है एक लॉजिकल प्रोसेस होता है, रीजनिंग होता है। लॉजिकल प्रोसेस मतलब हम इन दो प्रीमिसेस से एक कंक्लूजन पे आए। हम इन दो प्रीमिसेस से एक कंक्लूजन पे आए। कैसे आए? लॉजिकल रीजनिंग लगा के, दिमाग लगा के। भाई देखो ना, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, राम इज अ ह्यूमन, तो राम भी क्या होगा? मॉर्टल होगा। अगर सारे ह्यूमन बीइंग मॉर्टल हैं, राम भी मॉर्टल है, राम भी ह्यूमन बीइंग है, सॉरी, तो राम भी मॉर्टल होगा। ये क्या? एक प्रोसेस हमने की, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है?
इन्फ्रेंस। क्या बोला जाता है? इन्फ्रेंस, जिसमें हम लॉजिकल रीजनिंग का यूज करते हैं। उस प्रोसेस को, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंस बोलते हैं। ट्रुथ वैल्यू, जिस सेंटेंस में हम ट्रू या फॉल्स लगा दें वो उसकी ट्रुथ वैल्यू होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्ग्यूमेंट समझना। देखो, एक आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, वो एक हमेशा PPC स्ट्रक्चर में होता है। P फॉर प्रीमिसेस, P फॉर सेकंड प्रीमिसेस एंड C फॉर कंक्लूजन। कोई भी आर्ग्यूमेंट लॉजिकली तब माना जाएगा जब वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हो। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ 2 ही प्रीमिसेस हो सकती हैं, 4 भी प्रीमिसेस हो सकते हैं, 5 भी प्रीमिसेस होती हैं, लेकिन वो फॉलो हमेशा ऐसे कराओ, प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2, प्रीमिसेस 3, प्रीमिसेस 4 एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ये पूरा क्या है? आर्ग्यूमेंट है। प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2 एंड देन कंक्लूजन। तो दिस इज अ आर्ग्यूमेंट। वैलिड है कि नहीं है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी हमें समझना है कि आर्ग्यूमेंट क्या कहलाता है। आर्ग्यूमेंट वो कहलाता है जिसमें पीबीसी स्ट्रक्चर हो, जो प्रीमिसेस पीबीसी स्ट्रक्चर को फॉलो करे, जिसमें प्रीमिसेस हो और कंक्लूजन हो, और कंक्लूजन प्रीमिसेस से ही आ रहा हो, यानी कि इन्फर किससे हो रहा हो? प्रीमिसेस से। हमारा कंक्लूजन हमेशा प्रीमिसेस से इन्फर होना चाहिए, बाहर से कोई थर्ड नॉलेज नहीं आनी चाहिए। लाइक राम इसमें था, मॉर्टल प्रीमिसेस में ही था, कोई थर्ड वर्ड बाहर से नहीं आ रहा हो, तो वो आर्ग्यूमेंट को हम, वो स्ट्रक्चर को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया प्रोपोजिशन क्या है, प्रीमिसेस क्या है, कंक्लूजन क्या है, आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं? पीपीसी स्ट्रक्चर को कहते हैं। इन्फ्रेंस किसको कहते हैं? लॉजिकल, जिसमें लॉजिकल प्रोसेस हो, रीजनिंग हो। ट्रुथ वैल्यू क्या कहते हैं? किसी भी स्टेटमेंट को हम ट्रू या फॉल्स की उससे देखते हैं तो वो क्या बन जाती है? प्रोपोजिशन बन जाती है। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे इस यूनिट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये नेट का, कि ट्रुथ और वैलिडिटी में क्या डिफरेंस है। ऑलमोस्ट हर एक बार एग्जाम में आ जाता है, या तो पेपर 1 में पूछा जाएगा या पेपर 2 में पूछा जाएगा, पूछा जरूर जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम वैलिडिटी और ट्रुथ को एक साथ रखते हैं, मतलब इनमें डिफरेंस नहीं देखते, बट लॉजिक की दुनिया में इन दोनों में बहुत भारी डिफरेंस होता है। ट्रुथ कहाँ पे अप्लाई होता है? ट्रुथ अप्लाई टू स्टेटमेंट्स। ट्रुथ हम आर्ग्यूमेंट में अप्लाई नहीं करते। लास्ट स्लाइड में हमने सीखा ना आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं। ट्रुथ को आर्ग्यूमेंट से कोई मतलब नहीं है, ट्रुथ को बस सेंटेंस से मतलब है, ट्रुथ को सिर्फ प्रोपोजिशन से मतलब है। ये कंटेंट फोकस होता है। लाइक ऑल काउज आर ब्लैक, अब मेरे सामने सारी ब्लैक्स हैं, ऑल में सारी आ जाती हैं, तो क्या सारी ब्लैक्स काउ होती हैं? ब्लैक सारी ब्लैक होती है? सॉरी, नहीं होती। हमने तो व्हाइट काउ भी देखी है, मैंने तो ब्राउन शेड की भी काउ देखी है, तो इसलिए सारी काउ तो ब्लैक नहीं है। दुनिया में जितनी भी काउ हैं वो ब्लैक है नहीं है, तो ये फॉल्स है। फोकस किस पे किया इसने? कंटेंट पे फोकस किया। जो हम देख रहे हैं, हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास नॉलेज है, उस पे फोकस करके जो ट्रूथ एंड फॉल्सिटी बताए। रिफ्लेक्स रियलिटी, और ये क्या करती है? हमें एक रियलिटी बताती है। ऑफ कोर्स रियलिटी बता रही है ना कि ऑल काउज आर ब्लैक इज फॉल्स स्टेटमेंट, हमें पता है ये फॉल्स है, तो ये रियलिटी शो कर रही है। वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी लॉजिकल कंक्लूजन होता है। वैलिडिटी हमेशा आर्ग्यूमेंट पे अप्लाई होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैलिडिटी स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है कि आर्ग्यूमेंट में? राइट आंसर इज आर्ग्यूमेंट में, और ट्रुथ स्टेटमेंट पे। ये स्ट्रक्चर फोकस होता है, यानी कि कोई भी आर्ग्यूमेंट प्रीमिसेस से इन्फर होके कोई कंक्लूजन आ रहा है किसी भी आर्ग्यूमेंट में, तो वो आर्ग्यूमेंट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। तो वो आर्ग्यूमेंट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, चाहे फिर प्रपोजिशन ट्रू हो कि फॉल्स हो। एक फॉल्स प्रपोजिशन भी ट्रू आर्ग्यूमेंट, वैलिड आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकती है। आगे वाले एग्जांपल में हम समझते हैं। ऑल कैट्स कैन फ्लाई, लॉजिकल सी बात है, फॉल्स है। टॉम इज अ कैट, ट्रू है। टॉम कैन फ्लाई, फॉल्स, बट दिस इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, जबकि इसमें फर्स्ट प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन ही फॉल्स है। हमें पता है सारी बिल्लियां उड़ नहीं सकती, हमें पता है जो टॉम है वो बिल्ली है और वो उड़ नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी एक ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। क्यों है? क्योंकि इसने एक तो पीपीसी स्ट्रक्चर फॉलो कर रखा है, प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2 एंड कंक्लूजन, और जो इसका कंक्लूजन आया है वो इन दो प्रीमिसेस की हेल्प से ही इन्फर हुआ है, वो किसी थर्ड पार्टी से इन्फर नहीं हुआ है, वो इन दो से ही इन्फर हुआ है। तो एक ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है, एक वैलिड स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, तो ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। ट्रू है फॉल्स है इसको मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, मैनी पीपल वॉच क्रिकेट, ट्रू, बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं। विराट कोहली इज अ क्रिकेटर, ट्रू।
एवरीवन इज अ फैन ऑफ विराट कोहली, फॉल्स, क्योंकि हर कोई विराट कोहली का फैन तो नहीं है, राइट? बहुत लोग धोनी के हैं, बहुत लोग सचिन के हैं, सब लोग विराट कोहली के नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स है। और एक और चीज नोट करो, एवरीवन प्रीमिसेस में है ही नहीं ये वर्ड, इज अ फैन ऑफ विराट कोहली, यानी कि ये क्या है कर रहा है, ये लॉजिकल वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये एक पीपीसी स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं कर रहा, क्योंकि जो इसका कंक्लूजन है वो प्रीमिसेस से नहीं आया है, वो प्रीमिसेस से इन्फर नहीं हुआ है, वो बाहर से हुआ है। उसने यहाँ पे एवरीवन की बात ही नहीं हुई थी, यहाँ मैनी पीपल की बात हुई थी। अगर यहाँ पे होता मैनी पीपल इज अ फैन ऑफ क्रिकेट विराट कोहली, तो ये आर्ग्यूमेंट सही होता, बट यहाँ पे एवरीवन आ गया, यहाँ पे कुछ लोगों से सबकी बात हो गई। आगे हम समझेंगे कुछ और सब, ये मैं क्या बोल रही हूँ, AEIO प्रोपोजिशन होती है, वो हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अभी आप ये समझो कि जो यहाँ एवरीवन की तो बात ही नहीं हुई थी दो प्रीमिसेस में, तो कुछ लोगों की बात हुई थी ना, सबकी बात नहीं हुई थी। मैनी पीपल में सब नहीं आ जाते, ठीक है, तो यहाँ पे एवरीवन कैसे आ गया, तो यानी कि प्रीमिसेस से कंक्लूजन इन्फर नहीं हुआ, तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, बट इसमें ट्रूथ एंड फॉल्सिटी है। अब हम समझते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये टॉपिक भी बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और यूं मान लो पेपर 1 का तो फेवरेट टॉपिक है ये, पेपर 1 जो कर रहा है लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 6 आई थिंक, उसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव वर्ड से क्या समझ आ रहा है, डिडक्टिव वर्ड डिड्यूस से आया है। डिड्यूस मतलब कोई भी फैक्ट आपको पता है और उस फैक्ट से आप कोई कंक्लूजन पे आते हो, उसको क्या कहते हैं, डिड्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिड्यूस कहते हैं। तो वहीं से डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म हुआ है, यानी कि कोई भी जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास फैक्ट है, वो सबके लिए जो हमारे पास फैक्ट है, उससे हम किसी एक कंक्लूजन पे आए, उसको डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और वो कंक्लूजन क्या होता है, 100% सपोर्टिंग होता है, यानी कि वो 100% उस प्रीमिसेस में से ही आ रहा होता है, बाहर से नहीं आता, प्रोबेबिलिटी का कोई साइन नहीं होता, वो हमेशा 100% प्रीमिसेस से आता है। तो वो कंक्लूजन, वो आर्ग्यूमेंट हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। कंक्लूजन फिर सपोर्टिव, यानी कि कंक्लूजन हमेशा प्रीमिसेस से आता है। नेसेसरी नेचर, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का नेचर कैसा है, नेसेसरी। नेसेसरी नेचर का मतलब कि वो जरूरी है, वो नेसेसिटी है कि वो प्रीमिसेस में से ही कंक्लूजन आएगा, कोई थर्ड पार्टी से कंक्लूजन नहीं आएगा, ये कंपल्सरी चीज है, नेसेसरी चीज है। जर्नल टू पर्टिकुलर, जर्नल टू पर्टिकुलर क्या है, जर्नल मतलब होता है यूनिवर्सल, सब कोई, जिसमें सब चीज आ जाए। हम सब में से कुछ के ऊपर कंक्लूजन पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, ये क्या है, यूनिवर्सल है, क्योंकि इसमें ऑल की बात हुई है, सभी की बात हो रही है, इसमें सब ह्यूमन बींग्स आ गए, इसमें आप भी आ गए, मैं भी आ गई, हर कोई आ गया, यानी कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। और राम इज अ मॉर्टल, तो हमने सब में से एक बंदे को चूज किया, सब में से हमने एक बंदे को चूज किया, तो वो क्या हो जाएगा, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। क्या हो जाएगा, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, यानी कि जर्नल यूनिवर्सल से हम पर्टिकुलर पे आए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। और इस आर्ग्यूमेंट में हम वैलिडिटी देखते हैं। अभी जो हमने इस आर्ग्यूमेंट में हम क्या देखते हैं, वैलिडिटी देखते हैं। दिस इज अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल है। ट्रूथ एंड फॉल्सिटी से हमें मतलब नहीं है। ऑल कैट्स आर कैन फ्लाई, टॉम कैन फ्लाई। अब ये क्या हो रहा है, एक पूरे में से, यानी कि इन सारी कैट्स में से हमने बस एक टॉम को चूज किया। हमने क्या किया, एक टॉम को चूज किया, दिस इज टॉम, हमने बस एक को चूज किया, तो वो क्या है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। अब समझते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है। देखो, डिडक्टिव का अपोजिट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव वर्ड कहां से आया, इंड्यूस से आया है, यानी कि हमारे पास सबकी नॉलेज नहीं है, हमारे पास कुछ की नॉलेज है और कुछ से हम सम पे आ गए। ठीक है, हमारे पास हमें कुछ चीज ही पता था और कुछ चीज से हम सब पे आ गए, एवरीथिंग पे आ गए। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे मोस्ट फेमस एग्जाम्पल क्या है लॉजिक में, लाइक क्रो एक्स इज ब्लैक, क्रो वाई इज ब्लैक, सो ऑल क्रोज आर ब्लैक। कौवे, एक कौवा मैंने देखा, आज देखा वो काले रंग का है,
कल देखा कल भी काले रंग का, परसों देखा परसों भी काले रंग के। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा काले कौवे ही देखे हैं। तो मैं क्या इन्फर कर दूंगी, क्या कंक्लूजन निकाल दूंगी इन प्रीमिसेस से कि यार फिर यानी कि सारे कौवे काले होते हैं। बट ये प्रोबेबिलिटी है, क्या पता संभावना हो फ्यूचर में हमें व्हाइट कलर का कौवा दिख जाए। अभी तक नहीं दिखा लेकिन फ्यूचर में तो दिख सकता है ना, ये वाली प्रोबेबिलिटी। तो जिसमें प्रोबेबिलिटी आ जाए, जिसमें वो 100% सपोर्ट ना करे अपने कंक्लूजन से, वो जो प्रीमिसेस से कंक्लूजन को 100% सपोर्ट ना करे, जिसमें प्रोबेबिलिटी हो, संभावना हो, वो होता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। यानी कि जिसमें हमें कुछ की नॉलेज हो और हम सारे की नॉलेज ले आए, वो होता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, यानी कि पर्टिकुलर थ्रू जर्नल। और इसका नेचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। इसका नेचर कैसा होता है, नेसेसरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडक्टिव का अनसर्टेन, यानी कि यार हम बता ही नहीं सकते ना, वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। जो हमने कंक्लूजन निकाला कि सारे कौवे काले हैं, वो ट्रू भी हो सकता है और वो फॉल्स भी हो सकता है। लेकिन जो हमने यहाँ कंक्लूजन निकाला कि टॉम भी उड़ सकता है, अगर सारी बिल्लियां उड़ सकती हैं तो टॉम भी उड़ सकता है, तो भाई ये ट्रू है, ये नेसेसरी है। उस प्रीमिसेस में से वो कंक्लूजन आ रहा है तो नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। बट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में वो प्रोबेबिलिटी है, अनसर्टेन है। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, हमारे पास एक लाइन है जो यहाँ पे सर्टेनिटी है और यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, ये इसी में फ्लो करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो यानी कि इसके पास एक क्या डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने थोड़ा सा फिलोसफी पढ़ा है या थोड़ा सा लॉजिक पढ़ा है वो फैमिलियर होगा हल्के इनसे, ए ई आई ओ से। ये हमारे इंग्लिश के वोवल्स भी हैं, लेकिन आज हम लॉजिक के टर्म्स में समझते हैं ये ए ई आई ओ है क्या। देखो जो ए है वो क्या होता है, ऑल एस इज पी। ऑल एस इज पी यानी कि मैं इसको वेन डायग्राम से समझाती हूं। ऑल एस जो एस है वो सारे, ऑल एस इज पी। जरूरी नहीं है कि पी भी एस हो, ये वाइस वर्सा नहीं होता, ये वाइस वर्सा नहीं होता। ये क्या है, ऑल एस, यानी कि इतनी टर्म में जो भी आ रहे हैं वो एस है। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ऑल कैट्स कैन फ्लाई, तो जितनी भी दुनिया में जितनी भी कैट्स हैं, जितनी भी बिल्ली हैं, मैं उनकी बात कर रही हूं। जितनी भी, एक भी नहीं छोड़ी मैंने, जितनी भी बिल्ली, यानी कि पूरी होल क्लास की मैं बात कर रही हूँ। क्लास से समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्लास का मतलब जिसमें हम सब की बात करें, लाइक ऑल ह्यूमन बींग्स। ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, यानी कि हर एक आदमी मॉर्टल है, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मैं सबको इंक्लूड करके चल रही हूँ। तो जो प्रपोजिशन सबको इंक्लूड करके चलती है उस प्रपोजिशन का नाम है ए, यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आराम से समझेंगे यूनिवर्सल क्या है। अभी हम समझते हैं ऑल एस इज पी इज ए, यानी कि जिसमें सबकी बात हो। नो एस इज पी यानी कि कोई भी, या लाइक नो कैट कैन फ्लाई, दुनिया में जितनी भी बिल्लियां हैं वो उड़ नहीं सकती, तो उस प्रपोजिशन का नाम है ई, नो कैट कैन फ्लाई, यानी कि नो एस इज पी, ये एस है, कोई भी एस पी नहीं है। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई भी पी एस भी नहीं है। ये हमें साफ दिख रहा है वेन डायग्राम से कि कोई भी एस पी नहीं है और कोई भी पी एस नहीं है। ठीक है, अब आता है सम एस इज पी, उसको बोलते हैं आई प्रपोजिशन, यानी कि कुछ चीज एग्जिस्ट करती है, लाइक सम कैट्स कैन फ्लाई, यानी कि कुछ बिल्लियां उड़ सकती हैं। मैंने सबकी बात नहीं कही, कुछ बिल्लियां उड़ सकती हैं, कुछ कैट्स उड़ सकती हैं, तो उस प्रपोजिशन को हम बोलते हैं आई प्रपोजिशन। सम कैट्स इज नॉट पी, जिसमें हम कुछ में नेगेटिव आ जाए, यानी कि कुछ नहीं कर सकते और सब कर सकते हैं, लाइक सम कैट्स कैन नॉट फ्लाई, यानी कि कुछ बिल्लियां ही उड़ नहीं सकती और सब उड़ सकती हैं, तो उसमें हमने क्या कर दी, कुछ को इंक्लूड करके भाई ये नहीं कर सकते और सब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये समझते हैं ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव ये सब क्या है। देखो लॉजिक में ना दो चीज है, क्वांटिटी और क्वालिटी। यहाँ पे क्वांटिटी का क्या मतलब है, क्वांटिटी का जनरल मीनिंग क्या होता है आप सब बताइए, या तो एक या सब। तो यानी कि अफर्मेटिव का दूसरा क्वांटिटी, यहाँ पे सॉरी गाइस, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, या तो एक या बहुत सारे। तो यानी कि या तो यूनिवर्सल या फिर पर्टिकुलर मतलब सिंगल चीज, पर्टिकुलर मतलब एक, और यूनिवर्सल मतलब ऑल,
जिसमें सबकी बात हो, और पर्टिकुलर जिसमें एक की बात हो। यानी कि अब मैंने जो एग्जाम्पल ऑल कैट्स कैन, ये क्या है? यूनिवर्सल है, क्योंकि इसमें ऑल की बात हुई है। ये क्या है? पर्टिकुलर है। लॉजिक के टर्म में पर्टिकुलर या तो सम या वन, एक ही बात है। हम सम को भी किस में इंक्लूड करते हैं? पर्टिकुलर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वालिटी की बात। क्वालिटी अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब नेगेटिव, यानी कि जिसमें कोई भी नेगेटिव टर्म ना हो वो हमारी अफर्मेटिव होगी, यानी कि वो पॉजिटिव टर्म होगी, पॉजिटिव प्रोपोजिशन होगी। और किसी भी उसमें नेगेटिव आ गया तो वो हमारी नेगेटिव टर्म होगी। लाइक इस यहाँ समझते हैं यूनिवर्सल नेगेशन, यानी कि हमने हर चीज को उस प्रपोजिशन में हर चीज को नेगेशन कर दिया, नेगेटिव कर दिया। यानी कि नो कैट कैन फ्लाई, नो SSP, ये क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव है। पर्टिकुलर नेगेटिव यानी कि हमने कुछ चीज को नेगेटिव किया। सम एस इज नॉट पी, तो हमने इसमें क्या किया? कुछ चीज को नेगेटिव किया है, वो हमारी क्या हो गई? पर्टिकुलर नेगेटिव नेगेशन, यानी कि सम एस इज नॉट पी, ओ प्रपोजिशन। देखो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि लॉजिक के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन, लॉजिक में क्वेश्चन होता है, मैथ्स की तरह होता है। अगर आप ये नहीं समझोगे ना तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं वहाँ सॉल्व करूंगी, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या यूनिवर्सल है, क्या अफर्मेशन है, क्या ए है, क्या ई है, क्या आई है, क्या ओ है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको यहाँ पे भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आए, आपको प्लीज आप कमेंट सेक्शन को यूज करना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी, क्योंकि दिस इज अ बेस, लॉजिक का बेस है। अगर लॉजिक का बेस समझ नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। और यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में कम आते हैं, लेकिन पेपर 2 जिसका फिलॉसफी पेपर 2 है उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं लॉजिक में से। 10 मार्क्स की वेटेज रखता है गाइज ये चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। और पता है ये मैथ्स की तरह मार्क्स हैं, अगर ये समझ लिया तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने आपको मैथ्स की तरह आपको इस एग्जाम में, इस पेपर में मार्क्स मिलते हैं इस टॉपिक में। जैसे अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको आता है, आपने अप्लाई कर दिया तो गलत हो ही नहीं सकता। ऐसे ही लॉजिक आपको बस फॉर्मूले याद करने हैं, कॉन्सेप्ट समझना, और आपने वो अप्लाई कर दिया कि मार्क्स कट ही नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते। और कोई मास्टर्स में है या फिर ग्रेजुएशन में जिसका ये टॉपिक है, थ्योरी पार्ट में भी अगर आपने ये अप्लाई कर दिया तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बिलीव मी, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक और इतना अच्छा टॉपिक। आगे हम जब क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप देखना बहुत मजा आएगा, पता ही नहीं चलेगा कब घंटा बीत गया क्वेश्चन करते करते, इतना मजा आता है इस टॉपिक में। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज करना, आई विल सॉल्व दैट। थैंक यू।